बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, बात करना चाह रहा था 7-11 के ऊपर। सिविल प्रैक्टिस में एक अहम प्रैक्टिकल इशू है ऑर्डर 7 रूल 11, जिसको रिजेक्शन ऑफ प्लेंट कहा जाता है। रिजेक्शन ऑफ प्लेंट 7-11 CPC 1908 तकरीबन हर सिविल प्रैक्टिस करने वाले वकील को आए रोज ही इसका सामना करना पड़ता है। इसमें स्टैचू कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 क्या कहता है, ये देखते हैं। ऑर्डर 7 का रूल 11 है, कहते हैं रिजेक्शन ऑफ प्लेंट। द प्लेंट शैल बी रिजेक्टेड। कहता है कि प्लेंट रिजेक्ट कर दी जाएगी। 4 सूरत हाल है। नंबर 1, पहली सूरत ये है जब जो प्लेंट है वो काज ऑफ एक्शन को कंटेन नहीं कर रही है और कोई काज ऑफ एक्शन डिस्क्लोज नहीं हो रही है, तो 7-11 के जरिए प्लेंट रिजेक्ट की जा सकती है। नंबर 2 ये है कि जो रिलीफ क्लेम किया जा रहा है वो अंडर वैल्यूड है। कोर्ट ने उसको करेक्शन के लिए कहा है प्लेंटिफ को, लेकिन वो उसको करेक्ट नहीं कर रहा है रिलीफ अंडर वैल्यूड होने की वजह से, और वो उसको बारहा कहा गया कि वो अपने इस करेक्शन कर ले इस वेरिएशन को, लेकिन वो नहीं किया, तो एक ख़ास मुद्दत के बाद उसको प्लेंट को रिजेक्ट किया जा सकता है। तीसरी चीज़ ये है कि प्रॉपरली कोर्ट फीस स्टैम्प नहीं की गई, तो 7-11 में प्लेंट रिजेक्ट की जा सकती है। चौथी ये है where the suit appears from the statement in the plaint to be barred by any law, यानी कानूनी कोई बार मौजूद है। ये दावा तो रेवेन्यू कोर्ट का बनता था, लेकिन वो सिविल कोर्ट में गया है। बनता दावा टैक्स कोर्ट का था, वो सिविल कोर्ट में गया है। तो इस तरह से ये 4 सूरत हाल कानून कहता है कि जब सामने आएंगी तो 7-11 के जरिए प्लेंट जो है वो रिजेक्ट कर दी जाएगी। तो इस हवाले से 2016 YLR पेश है 2448। ये अथॉरिटी काफ़ी ज़्यादा 7-11 के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको डिस्कस कर रही है, और मुख्तलिफ क्लास वाइज मुख्तलिफ जो प्रिंसिपल्स हैं उनको इस्टेब्लिश कर रही है। उसमें अहम चीज़ ये है कि ऑर्डर 7 रूल 11 दावा जब खारिज करते वक्त ये अथॉरिटी कहती है कि जो ज़िमनात हैं अर्जी दावे के, उनको कंसिडर किया जाना चाहिए। 4 वही प्रिंसिपल, काज ऑफ एक्शन को देख लेना है, दूसरा वैल्यूएशन को देख लेना है, तीसरा कोर्ट फीस का कोई मामला है तो उसको देखना है, चौथा बार्ड बाय लॉ तो नहीं है। जो कंटेंट्स हैं प्लेंट के वो वाज़ेह कर देंगे कि 7-11 बनती है या नहीं, और ये चीज़ मद्देनज़र रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। YLR के हवाले से इमरान साहब पूछ रहे हैं, वो है 2016 YLR पेश है 2448, और इसी के ऊपर कुछ एक और अथॉरिटीज़ हैं वो भी नोट फरमा लें इमरान साहब। 2007 MLD है, पेज है 884। उसके अलावा NLR 2004 है, सिविल डाइजेस्ट, पेज है 228, और 2004 MLD पेज है 337।
उसके बाद 711 में दावा खारिज होने के ऊपर रेस जुडिकाटा या ऑर्डर टू रूल 2 काज ऑफ एक्शन के हवाले से ये अप्लाई नहीं होगा। ये बात डिस्कस की गई 2016 PLJ पेज है 19। उसके बाद गौरतलब बात यह है कि अगर एक प्लेट में एक अदद प्रेयर, मुख्तलिफ प्रेयर्स हैं, 2-3 प्रेयर्स हैं, अगर एक भी प्रेयर जो है, एक भी जो रेमेडी की जो प्रे की गई है वो काबिल रवां है और बाकी जो 2-3 हैं वो काबिल रवां नहीं है, तो एक भी जो इस्तदा है अगर काबिल रवां है तो 711 के तहत दावा खारिज नहीं किया जा सकता। ये रूल इस्टेब्लिश भी कर रही है और उसको सपोर्ट भी कर रही है 2003 MLD पेज 9 और D पेज है 9D, और उसके अलावा 2016 PLD है पेज 26 है। और दूसरी बात यही है 2016 MLD 867 में ये बात भी वाज़ेह की गई है कि 711 का फैसला करते हुए अदालत को चाहिए कि वो रिटर्न स्टेटमेंट और रिटर्न स्टेटमेंट के साथ जो डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करवाई गई हैं, जो सामने लाई गई हैं, उन दस्तावेज़ात को भी कंसिडर किया जाना चाहिए। और एक अहम इशू ये है कि महज एक्सपर्ट रिपोर्ट की वजह से 711 जो है वो अप्लाई नहीं होगी। ये बात डिस्कस की गई 2016 SCMR पेज है 192। बात यह है कि सूट बार्ड बाय लॉ कानून जिसको बार कर रहा है उसके अंदर बार बाय लिमिटेशन भी शामिल है। यानी ये लिमिट अगर दावा इस्तक़रार हक है तो वो लिमिटेशन 6 ईयर की थी तो ये 8 ईयर्स के बाद आ गए हैं। तो सूट बार्ड बाय लॉ इंक्लूड्स बार्ड बाय लिमिटेशन। ये बात डिस्कस की गई 2016 MLD पेज है 1413। और उसमें यह है कि रिजेक्शन ऑफ प्लेंट neither mean dismissal of plaint nor amounts to deciding issue on merit। दावा ज़ायदुल मियाद अगर हो गया है, टाइम बार हो गया है, देन 711 के तहत उसको रिजेक्ट किया जाएगा। वही चौथी शिक्का आ गई, बार्ड बाय लॉ उसके अंदर ही इंक्लूड है ये लिमिटेशन भी। ये डिस्कस किया गया है 2016 SCMR पेज है 910। और माबैन फ्रीकैन एक ही काज ऑफ एक्शन के ऊपर अगर एक दावा, पहला दावा खारिज हो गया है तो दूसरा दावा जो आ गया है उसी काज ऑफ एक्शन के ऊपर तो वो 711 में खारिज किया जाएगा। 2015 YLR पेज है 2572 इस पे इसको सपोर्ट कर रहा है। ज्वाइंडर और नॉन ज्वाइंडर की वजह से जो प्लेंट है वो 711 के तहत रिजेक्शन में नहीं जाएगी। ये बात डिस्कस की 2015 YLR 298 में। और पहली बात कि अगर काज ऑफ एक्शन नहीं है तो रिजेक्शन ऑफ प्लेंट मुकम्मल फिट आ जाएगी। इस हवाले से जो सपोर्ट अथॉरिटीज़ हैं वो हैं 2015 CLC पेज है 1564
2004 CLJ पेज है 214 और 2003 MLD पेज है 1222। उसमें यह बात जहन में रखने वाली है कि 711 में कोई भी जो दावा है वो जुज़वी तौर पर खारिज नहीं किया जा सकता। जब भी अखराज होगा, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट होगी, वो मुकम्मल दावे की होगी। ये बात डिस्कस की गई PLJ 2015 में। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है, पेज है 425। और चंद चीज़ें हैं 711 के हवाले से कि 711 के अंदर अखराज दावा के लिए सिर्फ प्लेंट को उसके साथ जो प्लेंट के साथ डॉक्यूमेंट्स हैं उनको देखा जाएगा, जबकि जो रिटन स्टेटमेंट है उसको नहीं देखा जाएगा, उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। जो इस मौक़िफ़ को सपोर्ट करने के लिए अथॉरिटी पेश की जा सकती है वो है 2015 CLC 1504 जनाब, 2008 SCMR पेज है 336 जनाब, और 2004 CLC पेज है 1029। और अगर 711 खारिज हो गई है, 711 की एप्लीकेशन दी है और वो खारिज हो गई है, तो उस ऑर्डर के खिलाफ निगरानी होगी। और अगर 711 मंजूर हो गई है और उस मंजूरी के खिलाफ जाना चाहते हैं तो अपील होगी। ये रूल जो सपोर्ट करने के लिए अथॉरिटी दी जाती है वो है 2014 YLR पेज है 2130। और 2011 CLJ 329 पेज है। इस अनोखी सी अथॉरिटी है, इसमें यह वाज़ेह किया गया कि अगर पार्टीज़ के दरमियान इशू फ्रेम हो गए हैं, इश्यूज सामने आ गए हैं, उनके जो इश्यूज ऑफ कंटेंशन हैं वो सामने आ गए हैं, तो उसके बाद 711 के तहत दावे को खारिज ना किया जाए। उसके बाद अगर अटार्नी को दायरी दावा का इख्तियार नहीं दिया गया तो ऐसा दावा 711 के अंदर काबिल खराज होगा, क्योंकि अटार्नी के पास तो पावर ऑफ अटार्नी है ही नहीं थी और उसने अपनी तरफ से दावा दायर कर दिया। 711 में रिजेक्ट हो जाना चाहिए। ये बात डिस्कस की गई 2009 NLR सिविल डाइजेस्ट पेज है 268 में। और हुक्म इम्तनाई का जो ऑर्डर है उसके खिलाफ अपील या निगरानी का फैसला करते हुए जो दावा है वो खारिज नहीं किया जा सकता। 711 उस पर अप्लाई नहीं होगी। 2005 CLC पेज 1740 इसको डिस्कस कर रहा है। हाँ, अब वो इशू आ गया सो मोटो वाला जो मेरे दोस्त पूछना चाह रहे थे, मैं पैरावाइज उस पर आना चाह रहा था। अदालत आज खुद भी ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत रिजेक्शन ऑफ प्लेंट कर सकती है। कोई जरूरत मैंडेटरी नहीं है एप्लीकेशन देना। अदालत को पता चल गया, फाइंडिंग से सामने आ गई है बात, अदालत आज खुद भी उसको खारिज कर सकती है उस दावे को सो मोटो में। इस पे कुछ अथॉरिटीज नोट फरमा लें। वो है 2008 CLC पेज है 1166। 2007 SCMR पेज है 741। 2007 PLD पेज है 317 और 2004 CLJ पेज है 172 और 2003 CLC पेज है 695
और 2003 CLJ पेज है 198। ये सो मोटो जो पावर है ऑफ कोर्ट है, ये उसको सपोर्ट करने के लिए ये तमाम अथॉरिटीज़ गोल्डन अथॉरिटीज़ का दर्जा रखती हैं। पैरामा फशाई के लिए अगर जाहिर हो जाता है कि जो दावा है वो टाइम बाहर है, तो 7-11 में उड़ जाएगा। इस पे एक अच्छी सी अथॉरिटी है, वो नोट फरमा सकते हैं। तो वो 2008 MLD पेज है 993। और अगर दावा तो दायर किया गया है, लेकिन दावे के अंदर काज ऑफ एक्शन लिखी नहीं गई, दर्ज ही नहीं की गई, तो इस बिना के ऊपर यानी कंटेंट्स जाहिर ही नहीं कर रहे काज ऑफ एक्शन को, तो अगर जाहिर हो गई है बाद में डॉक्यूमेंट्स से, बाद में जो मुंसलिक दस्तावेजात हैं उनसे जाहिर हो रहा है कि गलती के साथ प्लेंट में ये काज ऑफ एक्शन दर्ज नहीं की गई, लेकिन काज ऑफ एक्शन अराइज हो रही है इस दावे में, तो फिर 7-11 में उसको रिजेक्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि वो मेंटेनेबल दावा होगा। इस बात को डिस्कस किया गया 2008 NLR सिविल डाइजेस्ट है, पेज है 288 में। फिर मामला ये होगा कि वेयर द मैटर रिक्वायर्स फैक्चुअल इन्वेस्टिगेशन, फैक्चुअल इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर है, प्लेन शुड नॉट बी रिजेक्टेड, क्योंकि अभी फैक्चुअल इन्वेस्टिगेशन सामने आ जाएगी, जवाब दावा आएगा, इशू फ्रेम होंगे, शहादतों में सारी चीज़ें बाहर निकल के आ जाएंगी, तो 7-11 में प्लेन जो है रिजेक्ट नहीं होनी चाहिए। इस हवाले से ये एक टेक्निकल सा इशू है, इसमें हम जो चीज़ जो अथॉरिटीज़ पेश कर सकते हैं अपने इस मामले की सपोर्ट के लिए, वो है 2007 PLD कराची हाई कोर्ट है, और पेश है 347। 2007 MLD पेश है 1622, और 2006 PLD सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला है, पेज है 202, और 2006 YLR है, पेज है 2236, और 2003 CLC 335। ठीक है। उसके बाद जो एपेलेट कोर्ट है वो भी 7-11 में दावा खारिज कर सकती है। उस हवाले से जो एपेलेट कोर्ट की जो पार है उसमें जो अथॉरिटीज़ हम इस मौक़िफ़ को सपोर्ट करने के लिए दे सकते हैं, वो है 2006 MLD पेज है 12, और 2005 MLD पेज है 1704, और 1991 CLC पेज है 740। बात वही है कि अगर हुक्म इम्तनाई आर्जी की दरखास्त खारिज हो रही है, तो उस वक़्त दावा खारिज नहीं किया जाएगा। ये बात डिस्कस की गई 2005 CLC 1740, यानी एक ही वक्त में हुक्म इम्तनाई आर्जी की दरख्वास्त खारिज करना और दावा खारिज करना, इस नहीं सूटेबिलिटी नहीं बनती। इसको आला अदलिया ने रोकने की कोशिश की है और डिस्करेज किया है। 2004 MLD है, पेज है 1809 है, और किसी प्लेंट के अंदर जो सूट प्रॉपर्टी है उसकी तफसीलात बयान ना की गई हों, तो उस तफसीलात का बयान ना करना जो है वो 7-11 के तहत उस प्लेंट को रिजेक्ट करने की वजह नहीं बन सकता। ये बात डिस्कस की गई 2003 MLD पेज है 1238 में। और बाकी मामला है स्टेज का, किस मरहले के ऊपर, तो अदालत अंडर ऑर्डर 7 रूल 11 किसी भी मरहले पर दावे को खारिज कर सकती है।
इसकी सपोर्ट में जो अथॉरिटीज पेश की जा सकती हैं वो है 2004 CLC पेज है 1340 और 1992 MLD है पेज है 474। और अगर अदालत के पास इख्तियार समाअत ही नहीं है तो अदालत जो है वो प्लेंट को ज़ेरे आर्डर 7 रूल 10 रिटर्न ऑफ प्लेंट में जा सकती है, प्लेंट को वापस कर सकती है, खारिज नहीं कर सकती, रिजेक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि उसके पास अदालत के पास इख्तियार समाअत ही नहीं है, उसके पास उसकी जुरिस्डिक्शन बनती नहीं है। ये बात 2003 NLR सिविल पेज 453 में डिस्कस की गई। और 711 के तहत अगर दावा खारिज हो गया तो उसके खिलाफ अपील लाई करेगी और उस अपील में हम जो अपनी फेवर में अथॉरिटीज़ पेश कर सकते हैं वो हैं 2003 CLC पेज है 335 और 2003 PLD कराची हाई कोर्ट का फैसला है, इसमें इस मामले को डिस्कस किया गया है। पेज नोट फरमा लें 4203 है। इस अथॉरिटी में ये वाज़ेह किया गया है कि अगर आर्डर 7 रूल 11 के तहत सूट जो प्लेंट है वो रिजेक्ट हो गया है, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट के खिलाफ जो है ना अपील किन किन बुनियादों पे की जा सकती है और कौन कौन से स्टैंड्स जो है वो लिए जा सकते हैं। उसके बाद काज ऑफ एक्शन जो पहला इसका एलिमेंट है, काज ऑफ एक्शन के तयन के लिए प्लेंट को देखा जाएगा, रिटर्न स्टेटमेंट को नहीं देखा जाएगा, दावे को देखा जाएगा, जवाब दावा को नहीं देखा जाएगा। इस चीज के ऊपर जो अथॉरिटी हम अपनी फेवर में पेश कर सकते हैं वो है 2003 YLR पेज है 1572 और 2003 MLD पेज है 299। अब एक छोटा सा टेक्निकल बात है, इसके बाद मैं बात को गपशप को ख़त्म कर दूंगा। वो ये है कि अगर दरखास्त हुक्म इम्तनाई या कोई और दरखास्त ज़ेरे इल्तवा हो तो पहले 711 की एप्लीकेशन जो है उसका फैसला होगा, बाद में हुक्म इम्तनाई की दरखास्त और बाद में कोई और दरखास्त जो ज़ेरे इल्तवा है उसका फैसला होगा। पहले ये देखा जाएगा कि भाई ये प्लेंट रिजेक्शन में जा सकती है या नहीं जा सकती, सबसे पहले इसको डिसाइड किया जाएगा। इसकी फेवर में, इस स्टैंस की फेवर में जो हम दे सकते हैं अथॉरिटीज़ वो हैं 2002 SCMR है, पेज है 337 और 2000 CLC है, पेज है 1675 है। और दोस्तों मैंने काफ़ी वक्त आपका ज़ाया किया है 711 के वाले से, मोटी मोटी सी किताबें पढ़ पढ़ के परेशान होते रहते हैं हम लोग, जबकि स्टैचूज़ में सिर्फ 4 चीज़ें हैं छोटी छोटी सी, और चांदे के केस लॉज हैं जो इन प्रिंसिपल्स को इस्टेब्लिश कर रहे हैं और इसकी फेवर में भी हैं, इसके अगेंस्ट भी हैं। तो चीदा मोटी मोटी बातें यही थी जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता था। अगर चीज़ें मेरी बातें अच्छी लगें दैट्स गुड, अगर ना लगें तो अनफ्रेंड करें। अल्लाह हाफिज़।